Hello friends, I am Pankaj Kumar Tripathi welcoming you in PVP video classes. Today we will discuss on the provisions of divorce in Hindu Marriage Act. Dear friends, I hope that you know that before the commencement of the act, there was no provision of divorce of marriages among Hindus. इस अधिनियम के लागू होने से पहले हिंदुओं में विवाह विच्छेदन का कोई विधान नहीं था, यह जन्म जन्म का बंधन होता था। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा इसके लिए कि सीता पर कलंक लगने पर राम ने उन्हें जंगल भेज दिया, बट इवन देन शी वॉज वाइफ ऑफ राम। इसके बावजूद भी वो राम की पत्नी थी। अभी एक नई नई चर्चा शुरू हुई है कि वे स्त्रियां जिनके पति मर गए उन्हें विधवा न कहा जाए, विडो न कहा जाए। कारण क्या है कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में विवाहोपरांत स्त्री की पहचान उसके पति से होती रही है। इस नाते मर जाने के बाद भी उसकी विधवा। प्रगतिशील समाज में, प्रोग्रेसिव इंडिया में, और तब जबकि जीवन काल में ही पति बदलने की अनुमति मिल चुकी है, अधिकार मिल चुका है, प्रावधान हो चुका है, विधवा शब्द का संबोधन कहीं न कहीं विधि की भावना के विपरीत है। हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं तलाक के प्रावधान। ये महान दार्शनिक विद्वान विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनेक गिफ्ट में से एक जो उन्होंने इस इंडिया को दी, हमारे लोगों को दी, कि हिंदू समाज में भी अगर कोई मैरिज चलने के लायक न हो तो उसे अलग कर लिया जाए, क्योंकि इसका शिकार, इसके विक्टिम, इसके सफरर मोस्टली वुमेन हुआ करती थी। क्योंकि ये एक्ट न केवल डिवोर्स की प्रोविजन देता है बल्कि बाइगमी को ये रिस्ट्रिक्ट भी करता, रोकता भी है। इट मींस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इट मींस हिंदू मैरिज एक्ट, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ नंबर ऑफ मैरिजेस ऑफ हिंदू मेल। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आज कोई हिंदू या कोई अन्य व्यक्ति ये बोल देता है बड़ी आसानी से कि मुस्लिम समाज कैसा है, धर्म कैसा है, विधि कैसी है, वहां पुरुषों को 4 विवाह करने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट देयर वाज अनलिमिटेड स्कोप ऑफ मैरिजेस ऑफ हिंदू में। इस अधिनियम ने 2 क्रांतिकारी बदलाव, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव किए, 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए कि पहले तो इन्होंने मेल और फीमेल दोनों के लिए एक शादी की बात कर दी, और दूसरा सेपरेबिलिटी की बात कर दी। अगर विवाह नहीं चलेगा तो डिवोर्स अलाउड किया गया। जब ये एक्ट बना तो डिवोर्स के कुछ एक ग्राउंड्स थे। 1964 में उन ग्राउंड्स में 2 ग्राउंड्स और बढ़ा दिए गए, बट 1976 में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज किया गया। पहली बार हिंदू कपल को इजाजत दी गई कि वो अपनी म्यूचुअल कॉन्सेंट से, पारस्परिक सहमति से, हम दोनों विवाह तोड़ दें, हम तोड़ दें, दोनों की पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल कॉन्सेंट से उन्हें डिवोर्स पाने के लिए इंटाइटल कर दिया, बट विद म्यूचुअल कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मस्ट बी फ्री। मित्रों, आज की इस क्लास की चर्चा मैं आज के डेट पर, इन लास्ट ऑफ 2013, आज के डेट पे डिवोर्स के कितने सारे ग्राउंड्स हैं, तलाक के कितने आधार हैं, इन सबके क्लासिफिकेशन के लिए हम कर रहे हैं। नोट करिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑन एसेंशियल लिमिट्स ऑफ द ग्राउंड्स, so we have no requirement to discuss on any cases
हम आज किसी केस निर्णय पर, वाद निर्णय पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम एलिमेंट्स के भीतर जाके चर्चा नहीं कर रहे। हम मोटे मोटे क्लासिफाइड करेंगे कि कितने सारे ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए द टोटल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स आर 16। हिंदू विधि में तलाक के आधार ये टोटल है 16 grounds of divorce in Hindu law. All number of grounds are 16. First, we should categorize all the 16 grounds into 3 categories. First, किसी के द्वारा किसी भी पक्षकार का, मतलब ये जो ग्राउंड्स हैं, these grounds, on any of these grounds, remedy of divorce may be demanded by any of the parties of marriage. It means it is by either by male or female, means by husband or wife. ये जो ग्राउंड्स इसमें लिखेंगे, इनके नंबर्स हैं टोटल 11। टोटल नंबर्स आर 11। ये 11 आधारों में ये व्यवस्था है कि चाहे पति में से किसी आधार पर पत्नी से तलाक ले ले या पत्नी पति से। दूसरा, केवल पत्नी ये कुल 4 आधार हैं। टोटल 4 grounds. The 4 special grounds are available only to wives. No divorce can be demanded on any of these grounds by any husband. Here, पारस्परिक सहमति से, यानी ये जो आधार है इसमें दोनों मिलकर मांग करेंगे तभी मांग उठेगी। ये स्वयं में एक ग्राउंड है, ये एक आधार है। This is a ground itself by mutual consent. हम सेक्शन की बात कर रहे हैं तो सेक्शन धारा, अब यहां पे इसको 2 ग्रुप में करेंगे, चाहे तो कर लें। एक है सेक्शन 13 क्लास 1। ध्यान दीजिए, ये है यहां पे सेक्शन 13 क्लास 2। तो ये 1 हो गया। 11 में से यहां पे कितने हैं? टोटल 9 ग्राउंड्स। 9 ग्राउंड्स सेक्शन 13 क्लास 1 में। तो रेस्ट 2 ग्राउंड्स कहां है? ये हैं सेक्शन 13 क्लास 1A। धारा 13(1) को, अब चूंकि ये न्यू क्लॉज ऑफ सेक्शन है, then you must have to know, you should know that when the new clause has been inserted, ये न्यू क्लॉज इंसर्ट कब किया गया था? ये न्यू क्लॉज इंसर्ट कब किया गया था? The clause has been inserted in 1964। यहां पे कौन से? यहां 2 grounds, there are just 2 grounds।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सारे 16 ग्राउंड्स को समझना हो, याद करना हो, तो हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ ग्राउंड्स कौन सा है? ये। हम इसको नाम दे देते हैं। दिस इज ए ग्रुप, दिस इज बी ग्रुप, दिस इज सी ग्रुप एंड दिस इज डी ग्रुप. All the 16 grounds we have classified into 4 groups. The last group we have categorized, we have classified just single ground, that is divorce by mutual consent provided in section 13B. This is new section. It has been inserted in 1976. Dear friend, I have no requirement to discuss this group again because there is just single ground. But I suggest you, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि सबसे पहले 16 ग्राउंड्स में से you should learn the last ground. एक को आपने अलग कर दिया, आपको इसी को याद करना चाहिए, आपने एक को अलग कर दिया, तो रेस्ट कितने बचे? 15. 15 में से 4 only available to wives. These are available to wives only. ये 4, हाँ याद करिएगा, ये 4 में से भी जो फर्स्ट 2 हैं, मैं आगे इसको क्लासिफाई करूंगा, वो ओरिजिनल है, बट लास्ट 2 have been inserted in 1976. But first of, सबसे पहले to sort out the complexity of the grounds of divorce, इसकी कठिनता को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। मैं वैसे सुझाव यही देता हूं कि बड़ी चीजों को बाद में टच किया जाए, लेकिन कुछ चीजें बड़ी होती नहीं है, बड़ी दिखती हैं। एक विजन चाहिए, एक व्यू चाहिए कि वो बड़े को आप छोटा करके देख सके। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इन 9 वाले को पहले देखो, क्योंकि जैसे ये 9 आपको याद होगा और ये एक याद हो जाएगा तो 10 आपको याद हो जाएंगे। इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट, इट विल एनर्जाइज यू, और तब आपको लगेगा कि आप इजीली इस पे कमांड बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। One should classify all the 9 grounds into 3 categories. Each of 3 grounds. आपको इन 9 को 3 क्लास में रखना चाहिए, 3 क्लासेस में रखना चाहिए, और हर 3 में 3 आएंगे। ये बता दो रखना क्या चाहिए। इन 3 में लिख दीजिएगा मिसकंडक्ट, दोषपूर्ण आचरण, मिसकंडक्ट किसका? ऑफ रिस्पोंडेंट, दोषपूर्ण आचरण। इसमें लिखेंगे रोग, और इसमें लिख दीजिएगा अन्य कारण, अदर कॉजेज। डियर फ्रेंड, one can easily learn through this method. इस पद्धति से कोई व्यक्ति आसानी से याद कर सकता है। रोग की बात करें, 3 रोग यहां पे हैं। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। अब कब कितनी मानसिक बीमारी को कितने कैटेगरी की कितने लेवल की मेंटल इलनेस होगी तो माना जाएगा ग्राउंड। ये जब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि ग्राउंड बताएंगे तब आप पढ़ेंगे, पर अभी इन दिस क्लास आई एम मेकिंग इजी ऑल द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, कि कोई अपने टिप्स पे गिन। मेरी कोशिश क्लास में सिर्फ इतनी है। रोग की बात करेंगे, 3 रोग हो गए। अब आगे मैं चार्ट में नहीं बनाऊंगा, आप इस चार्ट को वीडियो में देख के घर पे बना लीजिएगा। एक है मानसिक रोग, पागलपन।
दूसरा है कुष्ठ रोग लेप्रोसी, और तीसरा है रक्तजन्य रोग यौन रोग वेनरल डिजीज। ये तीनों को आप पढ़ लीजिएगा और एक बात माइंड करिएगा कि थोड़ी सी मेरी शिकायत है लॉ मेकर्स से। इन्होंने तीनों रोगों को एक ही जगह लिखा हुआ जरूरी नहीं हो। तीनों ग्राउंड्स ऑफ डिजीज को, ऑल थ्री ग्राउंड्स ऑफ डिजीज हैव बीन प्रोवाइडेड वन आफ्टर वन। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसको कहीं ए में लिखा हो, इसको शायद कहीं एफ में लिखा हो, तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। दोषपूर्ण आचरण, 3 आचरण ऐसा है जो दोषपूर्ण है। कौन कौन सा आचरण? एडल्ट्री, क्रुएलिटी एंड डिजर्शन। एडल्ट्री जारता, विवाह से अलग कहीं किसी और से संबंध बनाना, इधर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ। जो संबंध बनाएगा उसके अगेंस्ट दूसरे को अपॉर्चुनिटी राइट ऑब्टेन हो जाएगा कि वो उससे डिवोर्स दे दे। दूसरा है क्रुएलिटी। रिस्पोंडेंट क्रूएल कंडक्ट कर रहा है, क्रूएल बिहेवियर कर रहा है, इट वुड बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन फेवर ऑफ द विक्टिम। एंड द थर्ड मिसकंडक्ट इज अनरीजनेबल डिजर्शन। बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित कारण के अपने साथी को छोड़ देना, उसके साहचर्य से अपने को दूर करना। यहां डिजर्शन में 2 चीजें आएंगी जब इसको स्पेशल में बताएंगे। डिजर्शन मींस डिजर्शन और अ कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। डिजर्शन पति पत्नी से दूर चला गया, डिजर्शन पति ने इतना परेशान किया कि पत्नी को दूर जाना पड़ा, इट्स कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। इसे हम आणविक दुराशय कहते हैं और इसमें भी डिजर्शन का उसी पति को ही माना जाएगा। इसी तरह से पत्नी पति से दूर चली गई, इट्स एक्चुअल डिजर्शन। पत्नी ने ऐसा माहौल कर दिया कि पति को घर छोड़ के जाना पड़ा, इट्स कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ। तो ये 3 है, यहां मैं इसको लिख दे रहा हूं। वैसे आप फिर से मैं बोलूंगा, एक बार देखिएगा तो ये एक ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसी नाते हमारे डियर फ्रेंड्स परेशान होते हैं। जारता, क्रूरता, अभित्यजन का मतलब छोड़ देना। हम रोगों की बात करें, पागलपन, कुष्ठ रोग, और एक है रतिजन्य रोग। रति का मतलब होता है काम क्रीड़ा, सेक्स इंटरकोर्स, और उससे जो रोग पैदा होता है उसे कहते हैं रतिजन्य रोग। तो ये रतिजन्य रोग है। ये जरूर ही कैसा होना चाहिए, संक्राम्य बीमारी होनी चाहिए, ट्रांसफरेबल हो जाए, ट्रांसमिशन डिजीज हो जाए, ट्रांसमिशन डिजीज होनी चाहिए। तो ये 3 यहां है, मैं ऐसे खींच दे रहा हूं यहां, ये 3 यहां है और ये 3 यहां है। और ये जो अन्य कारण हमने लिखा, आप पूछेंगे कि आपने इसको अन्य कारण क्यों लिखा, इसको कोई नाम क्यों नहीं दिया? तो क्योंकि इसमें जो 3 है उनमें 2 का तो नाम देना एक तरफ पॉसिबल था और एक अलग हो रहा था। तो क्या मैं इसको 2 ग्रुप बना दूं तो इतना लंबा, इतना लेंथी, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन हो जाता कि वो चीजों को सरल करने की जगह आसान कठिन कर देता। एक रूल ऑफ मेमोरी डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज करिए किसी बच्चे के पास 100 लोगों के नाम हैं, उसको याद करने हैं। किसी ने सजेस्ट कर दिया बेटा फर्स्ट 50 को एक कलर से कलर कर दो और सेकेंड 50 को अलग कलर से कलर कर दो। अब बच्चा जब याद करेगा, अब बोल दिया कि उसको 1 to 50, 1 to 50 तक लिख दो, तो बच्चे के दिमाग में 100 नाम नहीं होगा, उनके 50 हो जाएगा। 50 नीले कलर से, 50 लाल कलर से, उसको आसान हो गया। बच्चे ने सोचा अगर इतना आसान हो सकता है थोड़ा और आसान कर दो, उसने 4 कलर से लिख दिया 25-25, इजीली, डेफिनेटली, सर्टेनली, और इजी हो गया।
10 कलर से 10-10 लिख दिया, डेफिनेटली एवरेज हुआ। लेकिन वो क्या किया, 100 कलर से 100 को लिख दिया, ये वहीं पहुंच गया जहां से चला था। तो हम अगर बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन कर देंगे तो जहां चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। इस नाते हमने इन तीनों को एक ही में रखा है। आप मेरी इस बात को एंजॉय करिए, समझिए, और आइए कार्डों पर चर्चा करते हैं। ये 3 कार्ड कौन कौन से हैं? इसमें 2 वैधानिक है, 2 का हक है आपको, धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है। कोई व्यक्ति रिनाउंसिएशन कर सकता है, क्या? संन्यास ग्रहण। कोई व्यक्ति, ये दोनों उसके वैधानिक अधिकार है। कोई भी स्त्री या पुरुष संन्यास ग्रहण कर ले, सन्यासी बन जाए, धर्म परिवर्तित कर ले, तो दूसरे को क्या ऑप्शन मिलेगा कि उसे चाहे तो शादी अपनी तोड़ दे, अपनी इच्छा अनुसार कहीं और शादी कर ले। लेकिन तीसरा जो है वो कोई वैधानिक कारण या कार्य नहीं है, बल्कि उस बेचारे कोई दोष भी नहीं है। लापता होना, मिसिंग फॉर 7 years और मोर देन 7 years। ध्यान दीजिएगा, 7 वर्ष का होगा तभी माना जाएगा। 7 या अधिक वर्षों से लापता। एक बात और बता दें, अगर वो 7 वर्ष तक कोई न इंतजार करना पाए चाहे तो आप बीइंग एन एडवोकेट आप इसको डिजर्शन में रखवा सकते हैं, क्योंकि 2 वर्षों से भी अगर कोई खोज खबर नहीं लिया है उसे लेना चाहिए, तो ये डिजर्शन के लिए सफिशिएंट है। आप कहेंगे 2 वर्ष आज की लाइफ स्टाइल में 2 years सो लॉन्ग, तो आप उसको क्रुएलिटी कर दीजिए ना। सपोज करिए शाम को हस्बैंड को ऑफिस से आना चाहिए राइट टाइम, और वाइफ बैठ के इंतजार कर रही है। 1 दिन इंतजार किया, 2 दिन किया, इट्स क्रुएल्टी और नॉट? डेफिनेटली इट्स क्रुएल्टी। व्हाई शी वेट फॉर 2 years? बट इट वुड बी नॉट अमाउंटेड एज डिजर्शन। इट माइट बी अ ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, एज अ क्रुएल्टी। आप इसे क्रूरता का आधार बना सकते हैं। लेकिन अगर समय पे चलेंगे तो जारता के लिए 2 years होना चाहिए एडल्ट्री के लिए, और लापता मिसिंग का ग्राउंड अगर बनाना है तो 7 years होना ही चाहिए। अब आप इन 9 को याद करिए लास्ट वाले के साथ। लास्ट वाले के साथ का मतलब, तो आपको 10 ग्राउंड से याद हो जाएंगे 16 में से। म्यूचुअल कंसेंट एक हो गया। 9 जो दोनों को अवेलेबल है, दोनों को अवेलेबल है, बट इसमें जो ओरिजिनली लिए नहीं है, जो बना हुआ है 1976 के अमेंडमेंट के बाद बना हुआ है। मैं इतना बात कर दूं यहाँ पे, adultery was no ground of divorce before the amendment act 1976। adultery तो ग्राउंड ही नहीं था। बल्कि आपको बता दें, हमारे पुराने जब समय के लोग आज नई पीढ़ी पे ताना कस रहे हैं, कमेंट पास करते हैं कि ये लोग वेस्टर्न ज्यादा हो गए, ये लोग ज्यादा इमोरल हो गए। क्योंकि वेस्टर्न तो वो भी हुए, हम भी हुए, सब हुए। अगर हम अपना ऋग्वेद भूल गए और अमेरिका आज पढ़ के हमको सिखा रहा है तो बिल्कुल उसको पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। तो लेकिन जब वो बोलते हैं कि आज की पीढ़ी ज्यादा मॉरली करप्ट हो गई है, पोल्यूटेड हो गई है, तो ये तो सही नहीं बोलते। दरअसल उनके जमाने में आवाज नहीं उठाई गई मॉरलिटी पे, इस नाते अपने जमाने की मॉरलिटी जान नहीं पाए या उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। मुझे बहाना मिला है कि मैं इसको समझाने के बहाने आपको थोड़ा सा बता सकूं। थोड़ा समझिएगा, एडल्ट्री पे चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एडल्ट्री वाज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बिफोर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 1976 के संशोधन से पहले जारता तलाक का आधार थी ही नहीं। मतलब कोई पुरुष पत्नी के होते हुए किसी अन्य स्त्री के साथ चाहे जितना लॉन्ग टर्म बिताए, फिर भी पत्नी को हक नहीं था तलाक मांगने। पत्नी किसी और के साथ चाहे जितना बिताए, पति को हक नहीं था तलाक मांगने। पति को हक की जरूरत ही नहीं थी महोदय। उस जमाने की सोसाइटी ऐसी थी कि पत्नी जी नहीं पाएगी, और पत्नी अगर जीना भी चाहेगी तो पति के घर रहना नहीं, उसको कहीं दूर जाना है। ये लोग भाग गई कहीं किसी के साथ, तब तो केवल एडल्ट्री में रहती थी, अदरवाइज नहीं रह पाती थी। यानी सोसाइटी में ये जो था कि एडल्ट्री को डिवोर्स ग्राउंड नहीं माना गया, इसका बेनिफिट किसको मिला था? मेल। क्योंकि उस तरह की मेल सोसाइटी ऐसी थी कि वाइफ घर में और बाहर जाकर संबंध बनाती थी। तो कहीं इस ग्राउंड को डिवोर्स बना दिया गया होता
तो उस समय की मॉरलिटी पे चर्चा होने लगती। और तो आप कहेंगे तो फिर अंबेडकर साहब ने दिया क्या था उस समय? तो एक बात क्लियर कर दूं कि अंबेडकर साहब ने इसकी ड्राफ्टिंग नहीं की, बल्कि इसी एक्ट को बनवाने और लागू करवाने के लिए जब उन्होंने बात की थी और नहीं बनाया जा रहा था, बड़े बड़े हिंदू नेता मतलब कि जो उसमें शीर्ष पदों पर बैठे हुए थे, जब वो लोग सहमति नहीं दे रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, तो महान विद्वान अंबेडकर जी को बड़ा दुख हुआ था। और तब उन्होंने कहा कि ऐसे धर्म के साथ रहना ठीक नहीं है जिसमें बदलाव की लोग बात न करें। अंग्रेजों भारत छोड़ो क्योंकि हम गुलाम हैं, और कुरीतियां हमारे समाज छोड़ो क्योंकि हमारे में से कुछ गुलाम है। आप इसके लिए तैयार नहीं थे, तो उस महामानव के पास कोई रास्ता नहीं था। बुद्धम शरणं गच्छामि। खैर, बता दो मित्र, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन उस दिन हुआ था जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म स्वीकार किया था। खैर, मैं इस पर चर्चा करता हूं। एक बार बता दूं कि इसकी ड्राफ्टिंग बाद में की गई है और ड्राफ्टिंग में बहुत सारे बुराइयों को दबा लिया गया। तो क्या एडल्ट्री को ग्राउंड नहीं बनाया गया? 1976 से पहले एडल्ट्री पे चर्चा नहीं थी, एक्चुअली थी। It was not a ground of divorce, but it was a ground of just judicial separation. न्यायिक पृथक्करण का था। पति जारता में है, पत्नी तलाक नहीं ले सकती, हाँ चाहे कहीं दूर रहने का अधिकार विकल्प लेना चाहे ले सकती, जुडिशियल सेपरेशन। और एक बात यहाँ और भी ध्यान देने योग्य है। One point is carefully be noted that कि one time adultery was not a ground of judicial separation even. एक बार की जारता 1976 से पहले डिवोर्स का तो ग्राउंड थी नहीं, जुडिशियल सेपरेशन की थी, और जुडिशियल सेपरेशन में भी एक बार की एडल्ट्री ग्राउंड नहीं थी। लिविंग इन एडल्ट्री वाज अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, बट राइट नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 even one time of adultery is sufficient to break the marriage. The other party has right to approach to the court through petition and get remedy of divorce. Again, the respondent. अब इसी बहाने से मैं एक बात और आगे बताऊं, फिर आगे चलूंगा। डियर फ्रेंड्स, आप सुनते होंगे कि काउंसलिंग या मेडिएशन कराया जाता है। जब पति पत्नी में तलाक की नौबत आती है तो मेडिएशन कराया जाता है, और ये सेक्शन 23 के क्लास 3 में लिखा 2 में लिखा हुआ है कि कोर्ट शुड एफोर्ड द बेस्ट एफोर्ट, कोर्ट shall make their best effort to save the marriage. विवाह को बचाने के लिए न्यायालय अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वहां पे केवल कुछ ग्राउंड्स को ही रखा गया, यानी शेष ग्राउंड को मना कर दिया गया। बट इन ग्राउंड्स में ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी होगी। वो नेगेटिव लिखी गई है सेक्शन, मेरा अपना सुझाव है या मानना है, अगर उससे पॉजिटिव लिखा गया होता तो इजी होता लोगों को समझना समझाना। और आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि ऐसा केवल इन्हीं में है, इधर के ग्राउंड्स में। हाँ, यहाँ के 2 ग्राउंड्स में है और इस ग्राउंड में भी आएगा, यानी कुछ ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें कि आप मीडिएशन की बात नहीं करेंगे। तो किन में मीडिएशन की बात नहीं करेंगे, समझौता कराने की बात नहीं करेंगे, सुलह की बात नहीं करेंगे। आप बताइए, अगर लापता हो गया एक पार्टी तो क्या इसमें सुलह की बात होगी? आंसर है नो। कोई पर्सन ने रिनाउंसिएशन ऑफ गॉड कर दिया, दुनिया से संन्यास ले लिया, क्या उसे पकड़ के लाएंगे भी संन्यास थी तो तुम मरे रहो, परिवार भी निभाओ, तो संन्यास का है का? और क्या सन्यासी पर दबाव डालोगे, नहीं तुम संन्यास छोड़ो और साथ में रहो, तो फिर उसका अधिकार का है का? देन इसका मतलब कि इसमें भी मेडिएशन की गुंजाइश नहीं। जैसे ही पार्टी प्रूव कर लेगी कि रिस्पोंडेंट हैज रिनाउंस्ड द गॉड, कोर्ट हैज टू अलाउ अ डिक्री इन फेवर ऑफ द पिटिशनर। या फिर कन्वर्जन, एक आदमी ने दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट किया, बट यहां पे ध्यान दीजिएगा, इट्स अ नोटेबल पॉइंट। कन्वर्जन इज नॉट कन्वर्जन ऑफ अ हिंदू इन बुद्धिज्म। Here the term conversion means conversion of a Hindu. Here Hindu means even Hindu. Either Hindu or Buddhist or Jainism or Sikh.
इन चारों को हिंदू ही माना गया है। तो फिर कौन हिंदू नहीं है? जो बाहर से धर्म आए हैं, यहूदी, इस्लाम, ईसाई और पारसी। तो कन्वर्जन तब माना जाएगा जब इन चारों में से किसी में कोई कन्वर्ट हो जाए और तब ये तलाक कहा जाएगा। यानी आप जरा सोचिए कि कन्वर्जन करना किसी का भी फंडामेंटल राइट है। हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक ने कन्वर्ट कर लिया और दूसरे का भी फंडामेंटल राइट है कि दूसरे धर्म वाले के साथ रह न रहा। तो इस नाते ये डाइवोर्स ग्राउंड बनाया गया। क्या ऐसे में कोर्ट सुलह समझौता कराएगा? दंगा नहीं होगा आपके देश में? फिर सुलह समझौता कैसे? तो आस्था का प्रश्न है। तो ये इन तीनों में ही, मैं इतना ही कहूंगा कि इन तीनों में ही नो सुलह समझौता। अब आगे चलिए, क्या किसी पागल के साथ समझौता कराया जाएगा? उत्तर है नो। रोगी से करवाया जाएगा? उत्तर है नो। तो इनमें भी, इन तीनों में भी नो सुलह समझौता। यानी इन 16 ग्राउंड्स में से अगर 6 में से किसी एक पे पिटिशन फॉर डिवोर्स आया है तो कोर्ट कोई एफर्ट नहीं करेगा मैरिज को बचाने का, जाने देगा। ये कहां प्रोवाइडेड है? दिस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 23 क्लास 2। मैं देख लेता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। 23 क्लास 2 में लिखा हुआ है, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष अनुरक्त करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व सबसे पहले न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इन एवरी केस, बट एक्सेप्शंस नीचे लिखे हैं, इन एवरी केस where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the case, to make every endeavor to bring about a reconciliation between the parties। तो सबसे पहले न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि मामले के स्वरूप और परिस्थितियों से संगत रहते हुए ऐसा करना संभव हो, दोनों पक्षकारों में पुनः मेल मिलाप करने का प्रयास करे। परंतु प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall apply to any proceeding wherein relief is sought on any of the grounds is specified in class। अब इसमें क्लास 2, रोमन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 ये लिखा हुआ है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 6 ग्राउंड्स करके लिखे हैं 13 की क्लास 1 में, the 6 grounds are these are the 6 grounds। इन 6 आधारों में से कभी अगर कोई होगा तो ऐसा कोई एफर्ट नहीं किया जाएगा। क्लास 2, 3 हाँ, यहाँ पे ट्रांसलेशन में कुछ गलती है इसमें हिंदी में। क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑफ सब क्लास 1 ऑफ सेक्शन 13। डियर फ्रेंड्स, अब इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, हमें चर्चा इस पे करनी है क्योंकि उस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट इसके पहले इस पे चर्चा कर लें। जो ये 2 ग्राउंड्स जोड़े गए हैं 1964 में, 1964 में 2 ग्राउंड्स कौन से जोड़े गए? आप जानते हैं कि मैट्रिमोनियल रिलीफ में एक रिलीफ होती है सेक्शन 9 में, जबकि पार्टी साथ में रहती नहीं है, दूर रहती है, तो कोर्ट एक के डिमांड पे दूसरे को कंपेल करता है डिक्री कि ये दोनों एक साथ है। दिस इज कॉल्ड रिलीफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्प्रतिष्ठापना। लेकिन नोट करिएगा कि इस डिक्री के एक्सक्यूशन में कोर्ट को ये पावर नहीं कि एक पार्टी को शरीर से पकड़े और लाके दूसरे के साथ पटक दे घर में। इस तरह से एक्सक्यूशन नहीं होता इसका। यानी इस डिक्री का कोर्ट के पास कर देता है, इसको कंप्लाई करना, इसको फॉलो करना पार्टीज के ऊपर ही है कि उसे माने या न माने। इस पे कहावत कही जाती है कि घोड़ा को तालाब तक तो ला सकते हैं, पानी पिए या न, इसके कंपेल नहीं कर सकते। इट मींस द डिक्री माइट बी फेयर इफ रिस्पोंडेंट इज नॉट एग्री, नॉट रेडी to change his conduct according to the in accordance the provisions of decree। तो ये फेल हो जाएगी। तो फेल हो जाएगी तो क्या होगा? अगली पार्टी जो चाह रही है कि हमारे साथ हो, तो उसको एक राइट मिल जाएगा आफ्टर स्पेशन ऑफ 1 ईयर
कि वो डिवोर्स ले ले। तो ये ग्राउंड ये। इसी तरह से जुडिशियल सेपरेशन, दो लोग आपस में रोज लड़ते भिड़ते हैं तो जो उसमें से परेशान हो कहेगा हम इनसे अलग रहना चाह रहे हैं। विवाह का एक ऐसा तय है कि दोनों को साथ में रहना है, ये दोनों का अधिकार। कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो हाँ भी मत कर देना कि एसपी साहब गए अपनी ड्यूटी में ड्यूटी करने तो वाइफ पहुंच जाएंगे हमको साथ रहने का हक। ऐसा नहीं होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए सदन में, उनकी वाइफ भी चले जाए या उनके हस्बैंड भी चले जाए, हमें साथ में रहने का हक है, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन से बट उनको लिव टुगेदर का राइट। लेकिन राइट का मतलब क्या है कि दोनों की ड्यूटी एक दूसरे के साथ है, क्योंकि दोनों का ही राइट है। लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते हैं, तो एक जो विक्टिम है अपने को जो सफर फील कर रहा है, he or she may approach to court that please allow me to live separately. This is called judicial separation. इसे न्यायिक पृथक्करण करते हैं अंडर सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ये क्यों अलाउ करता है कोर्ट? डिवोर्स नहीं हुआ, अलग अलाउ क्यों कर देता है? हो सकता है कभी कभी दूर रहे और याद आ जाए तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। जैसे एक साथ हो जाएंगे, इस डिग्री का पर्पस सॉल्व होता है। यानी इस डिग्री का पर्पस उन्हें दूर करना नहीं होता है, बल्कि दूर रख के दोनों की याद आए और एक साथ हो जाए। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जिससे लड़ते हैं साथ लड़ते रहते हैं, जब दूर हो जाता है तो उसकी मीठी याद आती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, शायद फेल हो जाए तो कब तक वेट करेंगे? आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ 1 year any of the parties has right to approach to court to get remedy of divorce। यानी सेक्शन 9 या सेक्शन 10 की अगर डिग्री फेल कर गई तो 1 साल के बाद पार्टीज कोर्ट में जाएंगी और कहेंगे हमें डिवोर्स दे दीजिए तो मिल जाएगा। वो 2 ग्राउंड्स यहां लिखे हुए जो 1964 में ऐड किए गए। एक नोटेबल पॉइंट है जिसे आगे हम डिस्कस करेंगे। These grounds of divorce are based on breakdown theory of marriage। ये विवाह की विफलता के सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात ब्रेकडाउन थ्योरी। यहां देखिए डिफॉल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स, इसमें किसी का फॉल्ट था तो विवाह को भंग कराया गया। शुरू में हिंदू समाज डिवोर्स को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, बट कहा गया भाई अगर वो परेशान हो गए, पागल हो गए तो क्या करें, वो लापता हो गए तो क्या करें, अगर वो बहुत ज्यादा क्रूएलिटी करेगा तो क्या करेगा, वो कभी उस पत्नी के पास रहता ही नहीं है, दूसरे के पास रहता है, एडल्ट्री में रहता तो क्या करेगा। तो लोग इसमें तो रेडी हो गए थे, लेकिन इसमें रेडी नहीं थे कि बस इस वजह से कर दो क्योंकि उनमें निभती नहीं है। तो डिफॉल्ट थ्योरी पहली बार, निभती नहीं मतलब वो रहना नहीं चाहिए, कभी साथ रहते ही। तो डिफॉल्ट थ्योरी यहां पे थी, बट यहां ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ मैरिज अडॉप्ट की गई। नेक्स्ट ये जो 4 ग्राउंड्स उस पर हम चर्चा कर देंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, इसको हम यहां इधर कर देते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें ओरिजिनली 2 ग्राउंड्स थे और 2 ग्राउंड्स बाद में जोड़े गए। तो हम इसको पहले यूं कर लेते हैं, ये 2 पहले वाले, और इन दोनों को आप जान लीजिएगा, हम इन दोनों को यहां क्यों कर रहे हैं, यहां पे हम कर दे रहे हैं 1, इसको यूं कर दिया हमने और फिर इसको यूं कर दिया 1 और 2, और इसको भी हमने यूं कर दिया 3 और 4। हम इधर से चल लेते हैं। पहले हमने इनको अलग क्यों किया, सिर्फ इसी नाते नहीं कि ये दोनों जो है 1976 में जोड़ गए, ये तो एक कारण है ही है, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आज यही दोनों ग्राउंड थी, वाइफ को स्पेशल ग्राउंड के रूप में अवेलेबल है, ये दोनों की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जो क्लास 1 में इनको लिखा गया था, मतलब ए बी, यहाँ पे ए बी है, वैसे हम इसको ए बी ही करने ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जो ए क्लॉज में था, वो जो एक्ट लागू किया गया, तो एक्ट के लागू होने से ठीक पहले पॉलीगैमी को अलाउ मिली हुई थी, पॉलीगैमी वाज अलाउड। बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष कई पत्नियां रखा था। ये सोचा गया कि इस एक्ट के लागू हो जाने से अब कोई पत्नी बहुविवाह का शिकार नहीं होगी, कोई महिला। लेकिन जो ऑलरेडी सफर है उनके लिए क्या रेमेडी होगी? तो इनके लिए ये इनको ऑप्शन दिया गया कि जो इस एक्ट के लागू होने के समय से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ देयर मैरिज, सॉरी
before the commencement of the act, if their marriage has been solemnized, तो इस मैरिज को तो मैरिज मानेंगे। बट ये नोटेबल पॉइंट था कि इन्हें क्या रेमेडी दी जाएगी, तो किसी एक पत्नी की दो पत्नियां हैं, एक पति की दो पत्नियां हैं, चाहे इसका इससे पहले विवाह हुआ या बाद में, अगर ये चाहती है कि इस पति के साथ न रहे तो इसको डिवोर्स का ग्राउंड दे दिया गया, ये चाहे कि न रहे तो डिवोर्स का ग्राउंड दिया गया। यानी बहुपत्नीत्व से कोई महिला पीड़ित है, अपनी सौतन से कोई पीड़ित है, तो वो चाहे तो उस पति से छुटकारा पा सकती। मैं पूछता हूं आज इसकी वैल्यू क्यों नहीं है? आज इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय के जिन स्त्रियों जो बहुविवाह की पत्नियां रही होंगी, आज उनकी उम्र क्या होगी? 1955 के पहले, 1955 to 2000, 45 years, then 13 years more, 53 years, sorry 58 years। अब 58 years पहले जिनकी शादी हुई है, क्या वो डाइवोर्स लेने आएंगे? So this ground has lost its value due to expression of long term. It has its historical importance only, academic importance might be, but no practical use of this ground। इस आधार का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है, केवल ऐतिहासिक या किताबी महत्व। दूसरा क्या है? दूसरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राउंड है। जरा देखिएगा, इसमें 3 टर्म का यूज किया गया है और मुझे समझ में नहीं आता कि 1976 में इसे रिपील क्यों नहीं किया गया। इट शुड बी रिपील। कहा गया कि अगर शादी के बाद हस्बैंड, क्योंकि पत्नी को मिला हुआ था, हस्बैंड पे फॉल्ट है, अगर शादी के बाद हस्बैंड रेप का, सोडोमी का या बेस्टियलिटी का ऑफेंस करता है, रेप किसी अन्य स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना इंटरकोर्स, क्योंकि पत्नी के लिए बात नहीं, पत्नी के साथ करेगा तो क्रूरल्टी मानी जाएगी। पत्नी के साथ रेप तो क्या था, 15 साल से छोटी हो उसके साथ इंटरकोर्स किया, बड़ी है तो चाहे कॉन्सेंट हो या ना, उनको फर्क नहीं था। खैर, तो इसका मतलब क्या, किसी अदर वुमेन के साथ रेप किया हो या सोडोमी। अब सोडोमी अपनी पत्नी के साथ किया, खुदा मैथुन, या किसी अन्य के साथ, तो अगर अपनी पत्नी के साथ सोडोमी किया तो इट वुड बी ट्रीटेड एज क्रूरल्टी। किसी अन्य के साथ, वो अन्य पुरुष भी हो सकता है, अन्य महिला भी हो सकती है, यानी किसी अन्य महिला के साथ बलात्कार किया या अप्राकृतिक यौनाचार किया, या किसी अन्य पुरुष से अप्राकृतिक अननेचुरल ऑफेंस किया, और अननेचुरल बेस्टियलिटी भी आ जाएगी। तो इन तीनों में से किसी का दोषी होने पर पत्नी अपने पति से छुटकारा पा सकती है, पति द्वारा। यहां पति का बहुविवाह, यहां पति द्वारा बलात्कार आदि कर दे रहे हैं, एक्सेट्रा। मैं इससे आज सहमत नहीं, अभी ग्राउंड हट जाना चाहिए। Dear friend, remember that I have said that before the Amendment Act of 1976, 1976 के अधिनियम से पहले, संशोधन से पहले, adultery was not a ground of divorce. Adultery means committing intercourse with any other person other than husband or wife with his or her consent, उसकी सहमति से किया। लेकिन रेप का मतलब क्या है, किसी अन्य स्त्री से बिना उसके कॉन्सेंट के। तो क्वेश्चन ये है कि अब जब कॉन्सेंट से कर रहा है 1976 के बाद, जब कॉन्सेंट से एक बार भी कर दिया इवन तब भी वो डिवोर्स है, तो जब कॉन्सेंट से नहीं करेगा तो उसको अलग रखने की क्या जरूरत? समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर हस्बैंड किसी अन्य स्त्री से उसके कॉन्सेंट से भी इंटरकोर्स करते और ये पत्नी को उसके तलाक का ग्राउंड के रूप में मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, तो उस स्त्री की सहमति के बिना करे तो फिर उसको अलग ग्राउंड लिखने में क्या जरूरत है? तो वही मिला हुआ है। आप कहेंगे अलग ग्राउंड लिख दिया तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि ये अननेसेसरली रिपीटिशन है। क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ जो इस यहां पे जो बात लिखती है, यहां के सेंस में ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। यहां हस्बैंड एडल्टरी किया, वाइफ एडल्टरी की, यहां किसी पनिशमेंट की बात नहीं है, सिर्फ एक सिविल रेमेडी दे रही है डिवोर्स का।
तो सिविल लॉ के लिए चाहे एडल्ट्री ग्राउंड हो चाहे रेप ग्राउंड हो, दोनों एक ही नेचर के हैं, तो ये इक्वल बात है, इसको एक जगह रखा जाना चाहिए। अब आप कहेंगे अगर अन्य के साथ वो सोडोमी किया या कि बेस्टियलिटी किया, पशुगमन किया, अन्य के साथ गुदा में, तो मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं आपको, अगर वाइफ लेस्बियनशिप में हो जाए तो क्या हस्बैंड को डिवोर्स नहीं मिलना चाहिए? डियर फ्रेंड, इट इज अ जेन्युइन ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इन फेवर ऑफ हस्बैंड as cruelty with husband, as cruelty with him on part of her wife। तो अगर पत्नी लेस्बियनशिप में होती है और पति के लिए वो क्रूरता है, तो पति गेशिप में होगा तो पत्नी के लिए क्रूरता। बेस्टियलिटी की बात कर लेते हैं, अगर पति को बेस्टियलिटी करने पर पति बेस्टियलिटी पशुगमन करता है और पत्नी के लिए आप एक्स्ट्रा देते हैं, तो क्या पत्नी बेस्टियलिटी करेगी, पशुगमन करेगी, तो पुरुष को पति को उपचार नहीं मिलेगा? मिलेगा। कहां मिलता है? एज क्रुएल्टी। तो जब हस्बैंड को बेस्टियलिटी वाइफ करेगी तो ग्राउंड मिलेगा एज अ क्रुएल्टी, तो हस्बैंड अगर बेस्टियलिटी करे तो वाइफ को भी क्रुएल्टी मिल जाना चाहिए। इस नाते मेरी समझ से इन दोनों ग्राउंड का कोई वैल्यू नहीं है। इट दिस शुड बी रिवील्ड और कुछ ना कुछ इसमें संशोधन हो जाना चाहिए, क्योंकि लॉ बहुत सिंप्लीफाइड होना चाहिए। क्यों? इट्स कंक्लूसिव प्रूफ दैट एवरीबॉडी नोज लॉ। सोच लीजिएगा आप कितना जानते हैं। देन 1976 में दो और ग्राउंड जोड़े गए। मैं पहले लास्ट ग्राउंड पे चर्चा करूं ताकि आपको आसानी से इस पे चर्चा करके समझा सकूं। मुस्लिम लॉ से एक ग्राउंड बारो किया गया, उधार दिया गया। वो क्या है? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यौवनावस्था का विकल्प। ये क्या है? अगर किसी लड़की की शादी 15 वर्ष की उम्र में होगी, लड़की को, केवल वाइफ को मिल रहा है यौवनावस्था का विकल्प। देखिए ध्यान दीजिए मित्र, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इसको बोलते हैं, प्यूबर्टी PUBERTY, और इसको मुस्लिम लॉ में खयार उल बुलूग, बलूग का मतलब होता है बालिग से, खयार उल बुलूग यानी वह विकल्प जो बलूग होने पे, बालिग होने पे मिलता है, यौवनावस्था का विकल्प। किसी लड़की की शादी 15 ईयर्स से पहले हो जाती है, 15 टू ईयर वो मैरिज को अपनी ओर से वो मतलब उसमें सपोर्ट नहीं करती है। सपोर्ट करने का मतलब उसने खुद मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया, हाँ जबरदस्ती उसके साथ इंटरकोर्स किया, ये करना है। तो जैसे ही वो 18 साल की एज पाएगी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि वो चाहे तो मैरिज को ब्रेक करा, डिवोर्स करा। बट ये ग्राउंड हस्बैंड को नहीं मिला हुआ है। मैं पूछ रहा हूं किसी लड़के की 14 साल में शादी कर देगी, उससे क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो इसमें ये माना गया कि लड़कों पर उस तरह का दबाव नहीं होता जैसे हमारे समाज में लड़कियों को होता था। अब नई चर्चा आप छेड़ना चाहते हो तो छेड़ा जाना चाहिए। और ये ग्राउंड है सेक्शन 125 3 ऑफ CRPC से जुड़ा हुआ। सेक्शन 125 3 ऑफ CRPC। ये क्या है? आप जानते हैं कि अगर 125 में हस्बैंड के खिलाफ वाइफ मेंटेनेंस का मुकदमा लाती है, हस्बैंड एक कंडीशन इंपोज कर सकता है कि अगर ये मेरे साथ रहे तब तो मैं मेंटेनेंस करूंगा, अदरवाइज। और कोर्ट भी ये कह सकता है कि तुम इसके साथ ही नहीं रहोगे, जब तुम्हारा कोई लाभ इसे मिलेगा ही नहीं तो तुम्हारा खर्च क्यों होएगा। लेकिन अगर वाइफ भी प्रूफ कर देती है कि देयर इज रीजनेबल ग्राउंड and the ground is result of misconduct of husband to not live with him, उसके साथ न रहने का एक रीजनेबल ग्राउंड है, युक्त कारण है, और वह कारण खुद पति ने पैदा किया है। तो पत्नी उसके साथ नहीं भी रहेगी तो भी उसके फेवर में मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो आप कहेंगे ठीक है तो दिया जाएगा, तो इसको यहां लाने की क्या जरूरत है? तो अगर उसको मेंटेनेंस उसके फेवर में दे दिया गया और 1 ईयर हो गया, 1 साल बीत गए और वो अलग ही रह रही है और मेंटेनेंस चल रहा है, तो अब ये चाहे तो जाकर बोल दे कि 1 साल बीत गया साहब, हमके साथ नहीं रह सकते, हमें आप डिवोर्स दे दीजिए। कोर्ट उसके फेवर में अलाउ करेगा। यानी ये कुछ
इन दोनों की नेचर का ग्राउंड है ये। सेक्शन 125 क्लास 3 के भी का भी एक पर्पज यही था कि जब पति को दूर करके भी पत्नी को दूर करके भी पति पर बर्डन डाला जाएगा तो शायद वो रास्ते पे आ जाए, या शायद पत्नी सह ले उसकी कुछ बातों को, परिवार एक साथ चलेगा, सहना तो कुछ ना कुछ थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि भारत का संविधान आपको पूरे भारत में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, आवाज संचरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये नहीं है कि इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करें, बीवी को घर पर छोड़ के घूमते नहीं क्यों, उस अधिकार के साथ उसका भी अधिकार देखा जाएगा। शादी कर लिया, घूमे जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं लगेगी। तो ऐसे में सोचा गया था कि पत्नी अगर दूर रहेगी, मेंटेनेंस दिलाया जाएगा तो शायद उस पे एक दबाव बनेगा कि भाई उसका खर्च हमें मुफ्त में उठाना पड़ता है, साथ में रख लेते कुछ कम खर्चा था, शायद कुछ बुराइयां छोड़ दें, शायद पत्नी भी कुछ सह ले, क्योंकि मैंने कहा फंडामेंटल राइट के बावजूद भी कुछ कुछ आना पड़ता है। तो फ्रेंड, आपको मैंने 16 ग्राउंड्स को क्लासिफाई करके दिखा दिया। लेटर ऑन वी विल डिस्कस ऑन द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ ईच एंड एवरी ग्राउंड। थैंक यू।